मोहम्मद रफी साहब और ओपी नैयर जी की जोड़ी बेमिसाल थी। इनकी जोड़ी ने संगीत के दीवानों को ऐसे अनूठे गीत संगीत का तोहफा दिया जो एकदम नया और अनोखा था। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले। इनकी जोड़ी जितनी कामयाब थी उतनी ही बेमेल थी। रफी साहब और नैयर जी का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। रफी साहब बहुत विनम्र, धीमा बोलने वाले और हमेशा मुस्कुराने वाले महान गायक थे जो ना तो कभी किसी से ऊंचा बोलते थे ना गुस्सा करते थे। रफी साहब ट्रेंड सिंगर थे, जबकि नैयर साहब जिद्दी, अहंकारी और अक्खड़ किस्म के जन्मजात टैलेंट वाले संगीतकार थे। उन्होंने संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वो अपनी धुनों में जमकर मेहनत करते थे, पर कोई भी उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। वो अड़ियल संगीतकार थे जो किसी की नहीं मानते थे, बस सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। उनके गुस्से की कोई लिमिट नहीं थी। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वो उसी वक्त मुंह पर कह देते थे, चाहे उन्हें इसका नुकसान हो जाए। पर वो इतनी सुरीली और पॉपुलर धुनें पेश करते थे कि हीरो से लेकर निर्माता निर्देशक तक को उनकी बात मानना पड़ता। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। विनम्र और हंसमुख रफी साहब की नैयर साहब के साथ इसलिए भी बनती थी क्योंकि दोनों एक दूसरे का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दोनों आपस में पंजाबी में गपशप करते रहते थे, लेकिन एक बार उल्टा हो गया। रफी साहब को गुस्सा आ गया और ओपी नैयर को अपने स्वभाव के खिलाफ रफी साहब की बात मानना पड़ा। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी। क्या है ये वाकया? रफी साहब जैसे सज्जन इंसान ओपी नैयर जी जैसे अड़ियल संगीतकार के ऊपर क्यों भड़क गए? ओपी जी को रफी साहब की बात क्यों माननी पड़ी और ये गाना कौन सा है, मैं यही बता रहा हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और कामयाब होने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। बिना जुनून के कोई इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूं उसमें भी 3 जुनूनी लोग थे। इनमें पहले थे संगीतकार ओपी नैयर, दूसरा रफी साहब थे और तीसरे जुनूनी शख्स थे फिल्म कश्मीर की कली के हीरो शम्मी कपूर जी। देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। पहले कश्मीर की कली में म्यूजिक देने के लिए निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने शंकर जयकिशन को चुन लिया था, लेकिन किसी मुलाकात में नैयर साहब ने शम्मी कपूर जी को अपनी धुनें सुनाई थी जो शम्मी जी को कुछ हट कर लगी। इसलिए उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि इसमें आप ओपी नैयर को मौका दीजिए, उनकी धुनें कमाल की है और दर्शकों को ये बहुत पसंद आएंगी। इस तरह शम्मी जी कश्मीर की कली में ओपी नैयर जी को लेकर आए, लेकिन दोस्ती अपनी जगह और प्रोफेशनल अप्रोच अपनी जगह। नैयर साहब म्यूजिक कंपोजिंग अपनी तरह से ही करते थे, किसी के दबाव में नहीं आते थे। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से न किसी से, कभी न कभी, कहीं न कहीं। शम्मी कपूर साहब अपनी फिल्म और खासकर उनके गानों के लिए बहुत जुनूनी आर्टिस्ट थे। वो अपने गानों में एक अलग तरह का अंदाज लेकर आते थे, इसलिए वो गाने लिखे जाने से लेकर उसकी धुन बनने तक और रिहर्सल के दौरान स्टूडियो में मौजूद रहते थे। अपनी इसी आदत के कारण वो कश्मीर की कली के गाने और धुनों के सभी सेशन में शामिल हुए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। ये फिल्म जितने शानदार तरीके से बनाई गई थी उससे भी ज्यादा इसके गाने पॉपुलर हुए। नैयर साहब की फिल्म में मेल सिंगर में रफी साहब की मौजूदगी जरूरी थी, तो फीमेल सिंगर आशा भोसले जी का होना भी लाजिमी था। इसमें भी रफी साहब ने शम्मी जी के लिए आवाज दी तो आशा जी ने शर्मिला टैगोर के लिए गाने गाए। शर्मिला टैगोर जी की ये डेब्यू मूवी थी। इसके लिए गाने लिखे थे एस.एच. बिहारी जी ने। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। शम्मी कपूर के गानों में उनकी एनर्जी दिखाना जरूरी होता था। इसके लिए उनके मनपसंद सिंगर रफी साहब को इन गानों में ऊंचे सुर लगाने होते थे। शम्मी जी ने गानों के पिक्चराइजेशन का तरीका बदल लिया था। वो गानों की रिहर्सल के दौरान ही सोच लेते थे कि गाने में इस लाइन पर वो कौन सा स्टेप करेंगे। इसलिए इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वो भी स्टूडियो पहुंच गए थे जहां उनके गाने रफी साहब गाने वाले थे। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूब। इस गाने को
श्रीनगर की मशहूर डल झील पर फिल्माया जाना था। जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वहां बैठे शम्मी जी का चेहरा लटका हुआ है। रफ़ी साहब ने उनसे पूछा तो शम्मी जी कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि इस गाने की जो आखिरी लाइनें हैं उसमें रफ़ी साहब अपने गले से खास तरह की हरकत ले। मुझे लगता है कि इससे ये गाना और बेहतर हो जाएगा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। रफ़ी साहब को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। हालांकि रिहर्सल में शम्मी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्हें यह ख्याल बाद में आया होगा। फिर भी रफ़ी साहब ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे, तो उदास क्यों हैं? तो शम्मी जी ने बताया कि मैंने यही बात ओपी नैयर से कही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो अड़े हुए हैं कि जैसे रिहर्सल हुई इस गाने को वैसा ही रिकॉर्ड करेंगे। रफ़ी साहब ओपी जी का नेचर अच्छे से जानते थे और ये भी समझते थे कि ओपी गानों में किसी की बेवजह दखल या राय बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर उन्हें शम्मी जी का सुझाव अच्छा लगा था, इसलिए वो बोले कि तुम चिंता ना करो, ओपी से मैं बात करूंगा। अंदर रफ़ी साहब ने नैयर जी को शम्मी कपूर का सुझाव बताया तो नैयर जी ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे रफ़ी जी चिढ़ गए और तेज आवाज में पंजाबी में कहने लगे कि नैयर, तेनों की तकलीफ है, गाने वाला मैं, एक्टिंग वो करेगा, तो फिर तू क्यों परेशान कर रहा है? नैयर उनके इस लहजे पर चौंक गए। फिर कहने लगे कि हमने शम्मी जी की बात मानी तो ये गाना ज्यादा लंबा हो जाएगा। रफ़ी साहब ने नैयर जी को समझाया कि अरे करके देखते हैं, अगर रिकॉर्डिंग के बाद ये ठीक नहीं लगा और गाना लंबा हो गया तो भले ही इसे हटा देना। नैयर साहब को भी लगा कि सुझाव मानने में कोई बुराई नहीं है, तो उन्होंने हाँ कर दी। फिर रफ़ी साहब ने इस गाने की अंतिम पंक्तियों को उसी तरह रिकॉर्ड किया जैसा शम्मी जी चाहते थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। पूरी यूनिट इस गाने और रफ़ी साहब की इस खास हरकत से बहुत खुश दिखी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस गाने में शम्मी जी का अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया। शम्मी कपूर इस बात के लिए हमेशा रफ़ी साहब के शुक्रगुजार रहे। अब आप भी इस गीत को एक बार सुनिए और बताइएगा कि रफ़ी साहब ने नैयर साहब से शम्मी जी का सुझाव मनवाकर ठीक किया या नहीं। तारीफ करूं क्या उसकी जिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।